यूपी के 7 चरणों का चुनाव किन किन तारीखों में है और साथ ही हमें एरियावार अगर आप समझा सके रोहित तो समझाइए। ओवर टू यू। बिल्कुल राशिद, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही इस बात का ऐलान हो गया कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए जाएंगे और 11 मार्च को जो रिजल्ट है, ओवरऑल रिजल्ट 5 विधानसभा चुनावों का आ जाएगा। यूपी का क्या चुनाव कार्यक्रम है इसको मैं यहां पर बताता हूं। 11 फरवरी को पहला फेज है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 73 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें करीब 15 जिले हैं जिनमें वोट डाले जाएंगे 11 फरवरी को जो पहला चरण है उसमें। अगर हम आगे बढ़े सेकंड फेज की हम बात करें तो 2-3 दिन का गैप दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरा फेज 15 फरवरी को है, जिसमें 67 सीटें 67 सीटों पर दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। कुल 7 चरण है इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अगर हम आगे बढ़े थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो अब मैं आपको बता दूं कि थर्ड फेज 19 तारीख को होना है। 19 फरवरी को थर्ड फेज में वोट डाला जाएगा, जिसमें कुल 69 सीटें हैं जिस पर वोट डाला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी का चुनाव, जैसे कि अभी दीपक जी भी बता रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट पर आपका बहुत मजबूत होल्ड रहे, तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अब आगे बढ़े चौथे फेज की हम बात करें तो 19 तारीख के बाद जो नेक्स्ट फेज है यानी कि चौथा फेज है वो आता है 23 फरवरी को, जिसमें कुल 53 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। कुल 53 सीटें हैं जिसमें 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ये चौथा फेज है। अगर चौथे फेज से हम आगे बढ़ते हैं, पांचवें फेज की ओर हम आगे बढ़े तो पांचवा फेज है 27 तारीख माफ कीजिएगा, 27 फरवरी को पांचवें फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। कुल सीटें अगर हम देखें तो कुल 52 सीट हैं जिनके लिए 27 तारीख को यूपी की जनता वोट करेगी। कुल 7 फेज हैं यूपी के इलेक्शन में। अगर हम आगे बढ़े छठे फेज की ओर तो 4 मार्च को ये छठा फेज होगा, जिसमें कुल 49 यानी कि 49 सीट्स हैं जिनके लिए यूपी इलेक्शन में वोट डाले जाएंगे। और लास्ट फेज यानी कि जो 7वां फेज है, 7वां फेज 8 मार्च को है। कुल 40 सीटें हैं इसमें जिसके लिए वोट डाले जाएंगे। तो ये है राशिद पूरे यूपी इलेक्शन का जो लेखा जोखा आज चुनाव आयोग ने जो पेश किया। लेकिन 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है और यूपी में और बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। लेकिन कांग्रेस का सोचना क्या है पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। देख लेते हैं। इसके चीफ कैप्टन अमरिंदर साहब हैं। सर 4 तारीख को पंजाब में वोटिंग होगी, तैयारी पूरी है कांग्रेस की? सर पूरी तैयारी है। हम तो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा है। सर क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? क्या चुनाव का जो कैंपेन आपने शुरू कर रखा है, बड़ा मुद्दा क्या होगा? क्या नोटबंदी बड़ा? हमारी कैंपेन तो कई महीनों से चल रही है। हमारे लोग सब चले गए अपने एरियाज में, जहां हमारे नॉमिनेशन नहीं हुई, लोग हमारे पार्टी वाले लगे हुए हैं। सो मैं भी घूम चुका तकरीबन सारे पंजाब में। सो आज कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं कि टाइम कम है, 1 महीना है या कुछ है। इश्यूज होंगे, इश्यूज तो हमारे मैनिफेस्टो में आ जाएंगे, कुछ दिनों में हम अनाउंस करने वाले हैं उनको। डॉक्टर मनमोहन सिंह मैनिफेस्टो लाएंगे ऐसी भी चर्चा थी। सर इलेक्शन कमीशन आएंगे, उन्होंने हमने बनाया है, उनको दिया है, उन्होंने देखा है, ही इज हैप्पी विद इट और उन्होंने रिलीज करने का फैसला कर दिया। सर 28 लाख रुपए का एक कैप भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने इस बार, कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो 28 लाख ही खर्चा कर पाएंगे। कैसे देखते हैं? हर साल होता है, एवरी टाइम इट इज द सेम इशू। आई होप द इलेक्शन कमीशन विल इम्प्लीमेंट इट। देखो अकालियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आम आदमी को भी कहीं से पता नहीं कहां से ले आते हैं, कोई कमी नहीं। तो आई होप दे विल इम्प्लीमेंट, मेक श्योर कि सिर्फ 28 लाख खर्चा हो। सर आखिरी सवाल, लड़ाई किससे है पंजाब में, अकालियों से या आम आदमी पार्टी? किसी से भी नहीं, हम दोनों को अच्छी तरह उनकी पिटाई करेंगे। कोई नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन गंगा के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन रहे थे आप। इन्हीं की लीडरशिप में कांग्रेस जो है पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है, बड़ी बात यह है। लेकिन यूपी पर वापस हम लौट करके आते हैं। दीपक, अभी आपने सुना हालांकि पंजाब को लेकर के मुद्दों को लेकर के बात कर रहे थे मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन, लेकिन जब मैं मुद्दों पर आता हूं, यूपी में आपको क्या लगता है मुद्दा कौन सा हावी रहेगा? नोटबंदी भी है, सर्जिकल स्ट्राइक भी है, समाजवादी पार्टी का फ्यूड भी है, कैराना का माइग्रेशन भी है, इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा क्या हावी रहने जा रहा है? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का ये पूरा चुनाव अखिलेश, उनकी पर्सनैलिटी और उन्होंने जो कुछ किया है उसके आसपास लड़ा जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे करंट का मुद्दा वही है। मुलायम सिंह यादव को जिस तरह से उन्होंने मार्गदर्शक बनाया है, जिस तरह से शिवपाल यादव और अमर सिंह को बाहर किया है, जिस तरह से उनका झगड़ा इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, इसके 2 ही विकल्प हैं राशिद। पहला विकल्प ये कि या तो मुलायम सिंह और अखिलेश में किसी तरह का पैचअप हो जाए, जिसके लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव साफ साफ इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों अलग अलग लड़ते हैं तो सिंबल नहीं होंगे, चुनाव चिन्ह साइकिल का फ्रीज हो जाएगा, दोनों गुटों को अलग अलग चुनाव मिलेंगे।
मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि पलड़ा इस लड़ाई में अखिलेश का भारी रहने वाला है। तो अखिलेश इस चुनाव के सेंट्रल फिगर होंगे, वही चर्चा में है। उन्होंने कितना विकास किया, उन्होंने कितना विकास नहीं किया, क्या उन्होंने गुंडा राज वाली छवि से पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश की, ये तमाम इशू रहेंगे चुनाव के अंदर। हां, मैं ये मानता हूं कि डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा भी गाहे बगाहे पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगी। और जो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव जो चाहते थे कि महागठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज उठाएंगी, और जो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव जो चाहते थे कि महागठबंधन हो, ऐसे संकेत उनके नजदीकी लोगों से मिले थे। वो महागठबंधन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से, आरएलडी का समाजवादी पार्टी से हो पाता है। ऐसे में मुस्लिम वोट जो है ना, वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए, और वो उनकी जीत का बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अरुण जी, चूंकि मुस्लिम वोट की बात छिड़ी है, दीपक ने यूपी में 403 में से 113 सीटों पर मुस्लिम मतदाता का प्रभाव है, और यहां भी मुस्लिम आबादी 20 से 49% के बीच है। बलरामपुर चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, सहारनपुर, बरेली, बागपत, गाजियाबाद, बदायूं, लखनऊ, मुस्लिम मतदाता कंसोलिडेट किस सिचुएशन में होगा, किस कंडीशन में होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के विश्लेषण को नोटबंदी ने और अभी जो अखिलेश के इर्द गिर्द बात दीपक कह रहे थे, इन दो चीजों ने काफी हद तक दबा दिया है। सामाजिक समीकरण बनेंगे, नए तरह के पोलराइजेशन होंगे, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर 19% या 113 कंस्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट में भी की कंस्टिट्यूंसी में भी मुसलमानों की बढ़त अगर सिर्फ इशू होता तो ये हालत नहीं होती कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मुसलमान एक भी नहीं जीत के आ पाया लोकसभा। तो अगर इस किस्म का पोलराइजेशन होगा तो काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो मेरे हिसाब से इन ब्लॉक अगर मुस्लिम वोटों की गिनती कोई करता है या मुसलमान भी इन ब्लॉक वोट देने की कोशिश करते हैं तो ये अल्टीमेटली उनके खिलाफ जाता है। जिस किस्म से वोटिंग बाकी सोसाइटी के लोग करते हैं कि एक तरफ कहीं पसंद है, बाकी भी दूसरी पार्टियों के भी वोट हैं, वहां नेता हैं, अगर मुसलमान भी उसी तरह से वोट करेंगे और करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बैलेंस ढंग से होगा। जैसे मुसलमान पोलराइज होंगे, बीजेपी के लिए कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। लेकिन मैं अभी फिर कहूंगा कि जो भी बीजेपी और संघ और इन लोगों ने कोशिश की थी या बाकी पार्टियों ने भी कोशिश की थी कि जाति धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश को अलग अलग इलाके में अपनी पैठ बढ़ाएं, नोटबंदी ने उनपे एक तरह का ये पलीता लगा दिया है, सब बराबर हो गए हैं। उसके बाद अब क्या मुद्दा उभरता है, और मेरे हिसाब से जो दीपक कह रहे थे वो बात सही कह रहे थे कि चीजें अब अखिलेश के इर्द गिर्द ही चलेंगी कि वो सेंट्रल फिगर होंगे और इस हंगामे में बाकी नुकसान पार्टी को जो हुआ हो, अखिलेश को ये फायदा हो गया क्योंकि हर आदमी मान रहा है कि उनकी इमेज अच्छी है, उन्होंने काम करने की कोशिश की है, वो और कुछ करना चाहते हैं। अगर किसी नेता के बारे में ये तीन ही चीजें बन जाए तो चुनाव में उसको हराना मुश्किल होगा। और राशिद, वो एक उम्मीद भी दिखाते हैं, अखिलेश यादव उम्मीद दिखाते हैं, युवा हैं, अच्छा चेहरा है, क्लीन पॉलिटिक्स की बात करिए, पहले डीपी यादव को हटाया, अब मुख्तार अंसारी भाइयों को हटाने की बात कर रहे हैं, तो क्लीन पॉलिटिक्स की बात की है जो समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि से बिल्कुल अलग है। और जहां तक आपने मुसलमानों की बात की है, मुसलमान उत्तर प्रदेश में उसी व्यक्ति को वोट डालेंगे जो बीजेपी आरएसएस को हराएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि ये मेरा प्रथम दुश्मन है, वरना मुसलमान उसकी तरफ पोलराइज हो जाते। उन्होंने ना अखिलेश का नाम लिया, ना उन्होंने मायावती का नाम लिया, ना उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन अब परोक्ष रूप से उनको टोका जरूर। तो ये भी अपने आप में सिग्नल था कि कितने फूक फूक कर कदम रख रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। दीपक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, और दीपक की बात के साथ में मैं दो डेटा ऐड करना चाहूंगा और अवधेश जी को लेकर के आना चाहूंगा। अवधेश जी, समाजवादी पार्टी के 41 मुस्लिम विधायक हैं और बीएसपी के 15 मुस्लिम विधायक हैं 2012 की विधानसभा में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड जब मायावती ने कल चला तो उन्होंने ये कहा एससी को 87, मुस्लिम को 97, ओबीसी को 106, अगड़ी जाति के 113। इस मुस्लिम पॉलिटिक्स में मायावती को कहां पर खड़ा इस वक्त देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने पिछले डिस्कशन में भी ये बात बताई थी कि मायावती ने 2007 और 2012 में जो सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की दलितों और सवर्णों की, खासकर दलितों और ब्राह्मणों की, उस समीकरण से थोड़ा बाहर निकल के इस बार उन्होंने दलितों और मुसलमानों का समीकरण बनाने की कोशिश की है। वो अपने भाषणों में 66 ब्राह्मण भी हैं। हाँ, 66 ब्राह्मण। वो अपने भाषण में खुलेआम जो है मुसलमानों से आह्वान कर रही है कि आपकी रक्षा मैं ही कर सकते हूँ। पिछले दिनों भी जो उनका बयान आया उसमें यही आया कि कार्यकर्ता और
नेता मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाएं और वो बताएं कि समाजवादी पार्टी आपसी संघर्ष में लगी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। आपने 66 ब्राह्मणों की बात की, 20 ब्राह्मणों का टिकट उन्होंने काटा और 20 के 20 मुसलमानों को दिया था, ये भी बात है। तो जाहिर है कि इस बार जो मायावती का जो ध्यान है वो दलित और मुस्लिम समीकरण पर है, और समाजवादी पार्टी के अंदर जो भय है वो यही है कि अगर हमारी एकता नहीं बनी और हमारे बीच इसी प्रकार से संघर्ष होता रहा तो मुसलमानों का जो वोट का मेजोरिटी हमको मिलता रहा है वो कहीं मायावती की ओर नहीं खिसक जाए। लेकिन अरविंद जी की इस बात से मेरी सहमति है कि अगर मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग ये कर रहे हैं कि भाजपा को जहां हराना है वहां हम जाएंगे, तो फिर उसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं होंगी, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और जो ये पूरा इलाका है उस एरिया में अभी मुजफ्फरनगर दंगे के घाव हरे हैं, और उस समय जो सांप्रदायिक विभाजन हुआ है उसका वातावरण खत्म नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा इसका। तो इस समय जो मेरा अपना मानना यह है कि इस समय समाजवादी पार्टी जो पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे बीच एकता हो, उसके पीछे मुस्लिम वोटों का ही बसपा की ओर खिसकने का भय है। अगर होता है तो कारण भी यही होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से आपसी लड़ाई में अपने को उलझाया है उसमें मुस्लिम वोट अन्य बार की तरह उसको मिलने की संभावना घट जाती है। जी 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 दीपक, एक और बड़ी खास बात है कि इलेक्शन कमीशन ने लगाम भी कसी हुई है। हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये भी सुना कि 28 लाख का एक कैपिंग लगा दी गई है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन हर बार ऐसा करता है, और ये बात हकीकत है कि एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग भी होती थी, एक जमाने में मसल पावर का उपयोग होता था, एक जमाने में मनी पावर का उपयोग होता था, बट धीरे धीरे ये कम हो गया है। लेकिन अभी भी इतनी गुंजाइश बाकी है कि जो कैंडिडेट चाहता है, कैलकुलेशन तो बड़ा तगड़ा होता है, चुनाव आयोग की कई सारी टीमें कैलकुलेट करती हैं, एक सभा में आपके इतने रुपए खर्च होंगे ये वो मान के चलती हैं, कितनी गाड़ियां आपको चलानी है ये भी वो मान के चलती हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कैपिंग तो लगा दी गई है, जो बहुत अच्छा है, और कैपिंग हमेशा से लगती रही है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकाल लेते हैं इन चुनाव में, क्योंकि 5 साल लगातार वो चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। इसीलिए पहले से अर्थदंड, साम, भेद सबका इस्तेमाल चुनाव के अंदर होता है और वो लोग करते हैं, इसलिए कोई ना कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश वो जरूर करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको राशिद, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो नेता की बात करते हैं। लोग नेता चुनते हैं। प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक नेता थे। कांग्रेस उनके अल्टरनेट में कुछ नहीं दे पाई। राहुल गांधी जो बेहद कमजोर थे। उसी तरह से आप दिल्ली में देखें, उन्होंने एक नेता अरविंद केजरीवाल को चुना, बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, किरण बेदी उधार का चेहरा थे। तीसरा मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, बिहार में उन्होंने एक नेता चुना, वो नेता नीतीश कुमार था, और उस नेता को चुनने के साथ साथ उन्होंने बीजेपी को जोरदार पटकनी भी दी। अब तीसरा बड़ा राज्य जो चुनाव के अंदर जा रहा है वो उत्तर प्रदेश है। बीजेपी के सामने एक संकट वहां पर यह भी है कि उनके पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, जबकि मायावती एक कद्दावर नेता है बीएसपी की, अखिलेश यादव बहुत कद्दावर नेता बन गए हैं आज की तारीख में, उनका सेंसेक्स सबसे ऊपर चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इन चुनाव में नेता को चुनती है, पार्टी को कम। इसीलिए अखिलेश यादव या फिर मायावती, मैं दोनों के लिए कहूंगा, दोनों मजबूत नेता हैं, इनके चांसेस ज्यादा बनते हैं। अवधेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं पहले तो इलेक्शन कमीशन पर कहना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा कि हमारे प्रयास से बाहुबलियों को तो हमने चुनाव से बाहर कर दिया है, लेकिन अभी भी धनबल का प्रभाव हमारे ऊपर है और बहुत कोशिश करने के बावजूद हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो धनबल का जो प्रभाव है, देखिए, वो 28 लाख कैप कर देने से वो नहीं हो तो प्रभाव दिखेगा, क्योंकि वैसे भी पार्टियों के खर्चे को आप उम्मीदवार में आप शामिल नहीं करते हैं। ये भारतीय चुनाव के लिए सबसे, मैं समझता हूं कि बड़ी चुनौती है कि चुनाव को स्वच्छ करने के लिए उसके खर्च को कैसे घटाया जाए कि किसी भी पार्टी का आम व्यक्ति जिसके पास पैसे की कमी है वो भी चुनाव लड़ सके, एक योग्य व्यक्ति लड़ सके, जिसकी संभावना कम होती है, क्योंकि पार्टियां उम्मीदवारों के चयन करने में उसके माली हालत को भी देखती है कि ये कितना खर्च कर सकता है। बिल्कुल, और ये हमारे चुनाव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दूसरी बात दीपक जी ने कही कि यह बात सही है कि अगर नेता एक प्रमुख भूमिका चुनाव में निभाता है, उसके चेहरे को देखकर, उसके काम को देखकर, उसके भाषणों को, और नेताओं के फॉलोइंग्स भी होते हैं,
उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो सब मतदान करते हैं। तो यह संभावना उत्तर प्रदेश में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहीं दोनों जगह वो किसी कैंडिडेट को नहीं कर रही है, यह उसके लिए एक ड्रॉबैक होगा। लेकिन इस बार के चुनाव में केवल उम्मीदवार ही भूमिका महत्वपूर्ण चीजें नहीं होंगी। इस बार के चुनाव में अनेक मुद्दे सामने आने वाले हैं नोटबंदी के साथ साथ, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और परिणाम को निर्धारित करेंगे। राशिद, मुझे एक छोटी बात ये कहनी है कि चुनाव आयोग 35 से 40% खर्चा बढ़ाता है हर चुनाव में, और जो एवरेज डिक्लेरेशन है पार्लियामेंट और विधानसभा का, वो जीते हुए कैंडिडेट 35-40% कम करते जा रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग की निगरानी में आ रहा है वो झूठ ही आ रहा है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है। असली चीज जो होनी चाहिए वो पार्टियों की तरफ से और लीडर्स की तरफ से ही होना होगा। चुनाव आयोग ये डिक्लेरेशन बढ़ाता जाए और निगरानी की बात करे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अपराध के मामले में भी और पैसे के मामले में भी। वो क्लेम करें कि अपराधी पे उन्होंने रोक लगा दिया है, कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि दागी लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में उनका अनुपात और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, तुरंत चलते हैं। अब तक प्राप्त हुआ है और आगे भी हमें प्राप्त होगा, और हम जनता के आशीर्वाद से अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसा मैं भरोसा करता हूं। धन्यवाद। तो आप इस वक्त यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना था कि हम अपने बूते यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे, ये केशव प्रसाद मौर्य का कहना था तब जबकि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अवधेश जी शुरू में दीपक ने कही थी, महागठबंधन वाले एंगल से उन्होंने शुरुआत की थी। यूपी में 1989 में एक बार यूपी में महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा चुका है, लेकिन वो कुछ मायने में अलग था क्योंकि संसदीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय मोर्चा तब बनाया गया था। अगर इस बार अखिलेश महागठबंधन के साथ में जाते हैं तो इसका असर क्या होगा? देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के 2012 और 2007 को हम समझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों समय मुख्य लड़ाई में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को 2012 में 47 सीटें मिली और 55 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर थी, यानी कुल मिलाकर केवल 102 स्थानों पर ही वो चुनौती दे पाई थी। कांग्रेस की लड़ाई में नहीं थी, उसको 28 स्थान मिले और 31 जगह दूसरे स्थान पर थी, यानी 59 स्थानों पर वो केवल लड़ाई में थी। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि लड़ाई में ही 102 स्थानों पर थी, इसलिए लड़ाई बसपा बनाम सपा हो गया था। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है और इसके कारण इस बार वो स्थिति नहीं है कि लड़ाई केवल बसपा बनाम सपा होगी। अगर सपा की एकता कायम हो जाती है तब भी इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनौती देने की स्थिति में है, इसके अनुसार परिणाम निर्धारित होगा। देखिए, जहां तक गठजोड़ की बात है, अगर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ होता है तो दोनों को मिला करके हम देखें तो मुसलमान मतों का जो ध्रुवीकरण है वो इनके पक्ष में हो सकता है, वो एक बड़ा फैक्टर बनेगा। अगर कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी अखिलेश ये तीनों में एकता हो जाती है तो मुस्लिम मत के बिखरने की संभावना कम होगी, क्योंकि मुसलमान ये सोचेंगे कि ये गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 11.5% वोट मिला था, तो जाहिर है कि अगर और 2% वोट करीब राष्ट्रीय लोक दल को था, अगर हम मिला देते हैं तो वोट प्रतिशत के भी हिसाब से, सामाजिक समीकरण के हिसाब से ये गठजोड़ थोड़ा आगे बढ़ता है। ठीक है, हम सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अरविंद, मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ की सियासत में हलचल क्या चल रही है? अरविंद, सियासत में जो इस समय सबसे बड़ी हलचल चल रही है वो ये है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में आपस में पैचअप हो जाए। और आजम खान सुबह से 11 बजे से आके मुलायम सिंह यादव के घर पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा शिवपाल यादव और बाकी जो भी विपक्ष के नेता है वो इनके यहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो गठबंधन की जो बात हो रही है उसमें उत्तर प्रदेश यानी अखिलेश यादव जिस तरीके का गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस शामिल है, लोकदल शामिल है, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं नेशनल प्रोस्पेक्ट देना चाहते हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस भी अगर शामिल है, गठबंधन होता है तो जदयू भी शामिल है और जेडी भी शामिल है। भले ही वो एक सीट पे लड़े, 3 सीट पे लड़े, 2 सीट पे लड़े, लेकिन इसके जरिए जो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, उस मैसेज का इस्तेमाल भविष्य में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करना चाहते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव से बात नहीं बनती है, अकेले उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, तो ये महागठबंधन होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ममता बनर्जी भी प्रचार करेंगी
लालू यादव भी प्रचार करेंगे और नीतीश कुमार भी प्रचार करेंगे और एक नया समीकरण उभर के आएगा। जिस तरीके से अभी कह रहे थे कि वोटों का न बंटना ये बेहद महत्वपूर्ण है और उस पे काम अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब कितना समय लगता है इन दोनों लोगों को, जो बाकी जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन को लेके, और किस तरीके से आगे के जो है टिकट जो बचे हुए हैं 235 के बाद उनकी घोषणाएं होती है और जो टिकट दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से टिकट काटे जाते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं अरविंद, यहां पर आपने समाजवादी पार्टी का तो पूरा डायसेक्शन कर दिया, लेकिन बीएसपी और बीजेपी के अंदर क्या हलचल है, क्योंकि वो भी काफी जोर से चुनाव लड़ने वाली है। दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी पहले 100 लोगों की लिस्ट जारी करने जा रही है, हो सकता है 100 से ज्यादा हो, जो उनके A+ के विधायक हैं, यानी जिसपे कोई लाग है, यानी जिसपे कोई लाग लपेट नहीं है, जहां पे सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट आपको जल्दी ही मिल सकती है। बीएसपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपने विधायकों सांसदों से कहा है कि आप लोग अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाएं और मुसलमानों के बीच में ये कहें कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बंट गई है और अगर आप उनको अपना वोट देंगे तो आप अपने वोट को खराब करेंगे। यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दलित और मुस्लिम के समीकरण को बिठाएं, क्योंकि आपको याद होगा दीपक जी की पिछली बार उन्होंने ब्राह्मण और दलित का कॉम्बिनेशन बिठा के सत्ता में आने का काम किया और इस बार मायावती ने खुद कहा कि हमने सबसे ज्यादा मुस्लिमों को टिकट दिया है और हम दलित और मुस्लिमों का गठजोड़ करके सत्ता में वापसी की कोशिश मायावती की तरफ से हो रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा था मैं दीपक, चूंकि दलित, मुस्लिम, SC, ST तमाम बातें हो रही हैं और वैसे भी कहते हैं ना कि यूपी की अगर बात हो तो मंडल कमंडल से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी 2 दिन पहले ही बड़ा खास आदेश आया है कि कास्ट और साथ ही साथ रिलीजन के चश्मे से और नजरिए से अब इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। इसका कुछ असर होगा इस बार के इलेक्शन? देखिए, असर होगा, कम से कम शिकायतें तो होंगी और इलेक्शन कमीशन को उसकी विवेचना करनी पड़ेगी। जैसे कल की मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ले ले, उन्होंने बाकायदा जातियों के नाम लिए, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैंने फलानी जाति को इतना दिया, फलानी जाति को इतना दिया, फलानी जाति को इतना दिया। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके खिलाफ जाता है। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी के खिलाफ होंगी, जो थोड़ा संभल के काम करेंगी, वो उन पर आक्रमण जरूर करेंगी इलेक्शन कमीशन जाकर। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आता हूं अवधेश जी, आपके पास आता हूं। डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, पूरा यूपी इस वक्त एक ही बात कह रहा है कि तब जबकि आप लोगों को बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए थी, ऐसे में सिर्फ आप लोग अभी अंदरूनी लड़ाई से ही नहीं निकल पाए हैं और बीजेपी और बीएसपी इस मामले में, चुनाव की तैयारियों के मामले में आपसे आगे निकल गई है। मैं आपसे क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया क्योंकि बीच में लाइन कट गई थी, दोबारा बता देंगे? मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अभी तक भी आप लोग आपसी कलह से निकल नहीं पाए। आपको लगता नहीं कि इसका खमियाजा आप लोग को भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रत्याशी थे और समाजवादी पार्टी चूंकि हमेशा से अपना काम करती रही है, चूंकि जमीन की राजनीति करती है समाजवादी, तो जमीन की लोग भी जमीनी होते हैं, वो हमेशा अपने क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्हें अगर 1 महीना पहले, 15 दिन पहले या 20 दिन पहले भी अगर उनको टिकट मिलती है, पहली बात तो उनको पता ही है उनको टिकट मिल रही है जिन लोगों को लड़ना है। अब वो हर विधानसभा में 2-3 कैंडिडेट हमारे सॉलिड होते हैं समाजवादी पार्टी के, जो समाजवादी की तरफ से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि उनको राजनीति हमेशा अपने क्षेत्र में करनी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बाहर रहते नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रत्याशी को लड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री जी का चेहरा बहुत बड़ा है, उनके पास है, जो है वो कंफ्यूज की बातें मैं किसकी लिस्ट में हूं, और वो वोटर जो है रैली वो कंफ्यूज कि आप आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, पूरी तरह से तो कंफ्यूजन ही है अभी। नहीं, देखिए, वो ऐसा कंफ्यूजन कभी कभी लगता होगा बाहर के लोगों को, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं उन्हें पूरी अच्छी तरह पता है कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन होना है, ये सबको मालूम है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा बहुत कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि उनके नाम पे इलेक्शन शुरू से ही डिसाइडेड है कि उन्हीं के नाम पे इलेक्शन होना है। जब उन्हीं के नाम पे इलेक्शन होना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे भी रहेंगे, लेकिन नेताजी के आशीर्वाद पे लड़ेंगे इलेक्शन और आप देखिएगा सब लोग जीत के आएंगे। तो आप ये बताइए अनुराग कि क्या पैचअप हो सकता है दोनों गुटों के अंदर, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव?
देखिए, नेताजी तो पार्टी के नेता हैं। अगर वो चाहेंगे, उनका आदेश जैसा भी होगा तो 1 सेकंड में पालन होगा। उनका आदेश को तो सभी मानते हैं, उनके आदेश का तो कोई उनको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तय है कि एक बात तय है कि हमारे मानने से नहीं होता, क्योंकि कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को चाहता है, वो उनका चेहरा चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारी पार्टी एक तरफ आके खड़ी कैसे हो जाती? भाई 95-96% लोग एक तरफ क्यों आ जाते? जो वो लोग जो पार्टी के फाउंडर मेंबर भी रहे, वो भी पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्हें भी पता है कि अखिलेश यादव जी के चेहरे पे हम इलेक्शन जीत सकते हैं और हमारी पार्टी मजबूत हो सकती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात का एहसास नेताजी को भी होगा, वो भी इस बात को मानेंगे। दीपक, अभी आपको क्या लगता है कि अभी और भी लॉयल्टी चेंज होगी या नहीं होगी? बलराम यादव, रेवती रमण सिंह, राम आश्रय विश्वकर्मा, डॉक्टर पीयूष यादव, कैलाश चौरसिया, नरेश उत्तम, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, सनातन पांडे, अभी और भी लॉयल्टी चेंज होगी या नहीं? नहीं, लॉयल्टी तो देखिए, पूरी पार्टी इस वक्त अखिलेश के साथ है। 3 लोग अकेले हैं, वो 3 लोग हैं अमर सिंह, जयाप्रदा और तीसरे हमारे शिवपाल सिंह यादव, और नेताजी एक तरफ खड़े हुए हैं। तो बाकी पूरी पार्टी अखिलेश के पास है। जैसे किरणमय नंदा जैसे लोग जो मुलायम सिंह के सबसे खासम खास होते थे, नरेश अग्रवाल जिनको पार्टी में लाकर उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया, वो तक उनको छोड़ के चले गए और वो बाकायदा इस पूरे सम्मेलन के ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे में नेताजी के पास बचा कौन है? और नेताजी इस हकीकत को समझते हैं। असली झगड़ा जो होगा वो ये होगा, पैचअप उसी हालत में होगा जब पार्टी के सिंबल पर बनाएगी। कोई नहीं चाहेगा कि साइकिल का सिंबल उनसे छूटे, इसीलिए अगर अखिलेश भी पैचअप करते हैं, लेकिन अखिलेश के पैचअप में 2 दिक्कतें हैं। वो मुलायम को तो मार्गदर्शक मानने और सबको मानने के लिए तैयार है, लेकिन शिवपाल और अमर सिंह को लेकर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और यही पैचअप के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी लेकिन अरविंद हमें ये बताएंगे कि अभी चूंकि पैचअप की बात हो रही है, पैचअप की संभावनाएं कुछ हैं अभी तक अरविंद या नहीं? आपको क्या खबर क्या मिल रही है लखनऊ से? राशिद, मैं आपको बता दूं कि पैचअप की संभावनाएं तो फिलहाल न के बराबर हैं। कोशिशें जारी हैं। आजम खान, जैसा मैंने कहा कि 11 बजे से आके यहां पर बैठे, उनके साथ शिवपाल यादव हैं, उनके साथ ओम प्रकाश सिंह है और मुलायम सिंह खुद है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है मुलायम सिंह यादव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि कल हमारी किरणमय नंदा से रात को बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि नेताजी ने इलेक्शन कमीशन में इस मामले को ले जाके पूरे मामले को फंसा दिया है। उनका यह कहना था कि अब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि आखिर उस चुनाव चिन्ह पे क्या होगा। अब नेताजी भी चाहेंगे तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टेक्निकल बात उन्होंने बताई। और मैं आपको किरणमय नंदा के बारे में बताना चाहता हूं कि किरणमय नंदा उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने जो समाजवादी पार्टी की जिन स्थापना जो हुई उसमें कुछ सदस्यों में से एक है, तो उनको सारी टेक्निकल जानकारी है। रामगोपाल यादव ने हमेशा कागज और पत्थर का काम किया। अगर कागज बनाने की बात होती थी तो मुलायम सिंह यादव रामगोपाल यादव से संपर्क करते थे, तो उनको कानून पता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन से भी जब लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों लोगों के पेपर आ गए हैं, स्कूटनी होनी है और स्कूटनी करने के बाद हम कोई निर्णय देंगे। ऐसे में जो चुनाव चिन्ह है वो तो फंस गया। वो फिलहाल कोई भी दावा करे, लेकिन ये निर्णय चुनाव आयोग को करना है। क्योंकि अगर हम किरणमय नंदा की बात करें, अगर पैचअप भी हो जाता है तो भी अब जो निर्णय चुनाव आयोग का होगा वही मान्य होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे मसले में हमको साफ साफ एसवाई कुरैशी बोल चुके हैं कि इलेक्शन सिंबल के बारे में वक्त लगता है, क्योंकि लीगल ओपिनियन लिए जाते हैं, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझा जाता है, तमाम लीगल एक्सपर्ट उससे जुड़ते हैं। और ऐसे में चूंकि चुनाव सर पर है, इसलिए अगर दोनों गुट अपनी अपनी मांग पर अड़े रहते हैं तो सिंबल को फ्रीज करना ही एक ऑप्शन होगा और उन दोनों को ऑल्टरनेट सिंबल दे दिया जाए। ये उन्होंने साफ साफ कहा था। उसके बाद फिर ऐसा हो हम इस दोनों गुट ये अपनी अपील वापस ले, ये तो फिर हम इस डिस्कशन को आगे, वही मैंने कॉम्प्रोमाइज का कहा। कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश तो अभी है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से इंडिया न्यूज ने बात की है। बड़ी बात यह है कि मनोज सिन्हा को सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाजीपुर से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, 11वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा में चुनकर के सांसद आए थे और उनकी राय, उनका नजरिया इस यूपी इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। सुनिए और देखिए। यूपी में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। सर, इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी की ओर से क्या मुद्दे होने वाले हैं? प्रमुख रूप से 3 मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है विकास। विकास की अनिवार्य शर्त है कानून का शासन। और तीसरा, शासन स्तर पर जो भेदभाव हुआ है पिछले 13-14 वर्षों में,
सामान्य आदमी उससे व्यथित है। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। चौथा, आप कह सकते हैं कि 2.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए हैं, एक नई आकांक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों में भी जागृत हुई है कि अगर इसी विचारधारा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ आबादी का राज्य है, वो अभी बाकी राज्यों की तरह विकास की दौड़ में आगे आएगा। नोटबंदी कितना मुद्दा बन सकता है, क्योंकि काफी जोर शोर से बीजेपी ने इसे उठाया भी है? बीजेपी ने नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि हमने तो बहुत सोच समझ करके हमारी सरकार ने फैसला किया था और ये राष्ट्रहित का फैसला है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का फैसला है, काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई है और मुझे लगता है कि इसमें हम सफल भी हुए हैं। सामान्य लोगों का समर्थन, देश के ईमानदार लोगों का समर्थन हमारे साथ है और मैं मानता हूं कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में बढ़ा है। जिन जिन स्थानों पर चुनाव हुए उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि नोटबंदी के बाद जहां चुनाव हुए वहां भाजपा स्वीप कर गई है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, और वही नतीजा उत्तर प्रदेश में आने वाला है। लेकिन सपा के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, किसी के झगड़े से फायदा होगा इस आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये जरूर है कि उनके आपसी विवाद के कारण चूंकि सत्ताधारी दल है तो प्रदेश की कई परियोजनाएं पिछड़ गई हैं, प्रदेश का विकास पिछड़ गया है। अब जब हम सरकार बनाएंगे, हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, तो उसे भी हमें तेज गति से पूरा करना होगा। जो इनके आपसी विवाद के कारण उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हमें करनी होगी। तो 403 सीटों पर बीजेपी कितनी पे उम्मीद कर रही है? मुझे लगता है 300 के आसपास सीट भाजपा पाएगी। तो इस बार की होली काफी रंगीन होने वाली है। रंगीन भी और उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार यूपी के लिए जो चुनाव हो रहा है वो काफी अहम है और खास करके बीजेपी के लिए काफी रंगीन होली होने वाली है। कैमरा पुष्पेंद्र के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये अच्छा है कि तारीखें तय कर दी गई हैं, तो अब एक टाइम बाउंड प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग और इस उम्मीद से लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोग जीतेंगे। मैम, लेकिन आप कैसे देखेंगे कि चुनाव में कुछ रिफॉर्म की बातें भी की हैं, एक्सपेंडिचर में भी एक लिमिट लगाई है 28 लाख की और 20,000 से ऊपर की पेमेंट करने ये तो हमेशा लगती है, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। ये बातें तो इलेक्शन कमीशन ने कही हैं, तो ये इनका सवालों का जवाब तो इलेक्शन कमीशन ज्यादा बेहतर दे सकेगी। लेकिन हम कांग्रेस की नजर से किस तरह की चुनौतियां देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और अलग अलग पार्टियां काफी है वहां पे जो एक प्रतिबंध लेके कैसे देखेंगे मैम? देखिए, अभी तक तो 4 पार्टी थी, सपा, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस, और अब सपा तो टूट गई है। तो अब देखिए एक नया राजनीति, एक नए किस्म की राजनीति की चुनौती आ गई है सामने। अब देखो, सब लोग बैठेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर फैसला करेगी हमारी हाईकमांड। तो एक आखिरी सवाल पूछना, वो जो मुलायम और अखिलेश के बीच में चल रहा है उसको किस नजर से देखेंगे आप? क्योंकि देखिए, वो उनका पारिवारिक मामला है और उन्होंने अपने आप में कोई फैसला किया, इस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझती। तो शीला दीक्षित कह रही हैं कि अब पार्टी चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़ेगी। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का और तब से वो उत्तर प्रदेश पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें गोवा भी एक राज्य है। गोवा प्रतिष्ठा का प्रश्न है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के वहां पर सरकार है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर गोवा से आते हैं, गोवा में उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से वहां वो अपनी सरकार रिपीट करे। गोवा में क्या माहौल है, गोवा में क्या धड़कन है, गोवा में आम आदमी पार्टी कैसा कर रही है, ये समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष के पास। मनीष जी, मैं जब उतरा था गोवा में हाल के 2-3 हफ्ते पहले, तब मैंने वहां पर देखा था कि एयरपोर्ट पर ही बोर्ड लगा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, उसको 47% वोट मिल रहे हैं। तो क्या कोई प्रभाव है उनका वहां पर?
देखिए दीपक भाई, जहां तक माहौल की बात की जाए तो गोवा में एक तरह से बीजेपी को भीतर घात बहुत सहना पड़ रहा है। जहां तक उनके जो मेन सुभाष वेलिंगकर थे, जो कि संघ का काम देखते थे और बीजेपी के लिए संगठन को जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम करते थे, उन्होंने विद्रोह कर लिया है। यानी कि यहां पर संघ अब दो गठों में बंट गया है। बीजेपी को वो नुकसान भी सहना है क्योंकि वो चुनाव भी लड़ने वाले, और जहां तक बात की जाए महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी की, तो वो वैसे ही इनके खिलाफत कर चुकी है। तो इस तरह से बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। अब आपने जो प्रश्न किया कि आखिर आप पार्टी का क्या माहौल है, आप पार्टी ने सारे गोवा में इतने इश्तेहार और होर्डिंग लगा दिए हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि 47% वोट मिलेंगे। इन सारी बातों के मद्देनजर 40 सीट का मामला है, लेकिन यहां पर जैसा कि हमेशा होता रहा है, बिल्कुल कट टू कट चलती है, नेक टू नेक चलती है, नेल बाइट फिनिश होती है। और बीजेपी, हालांकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर को लग रहा है कि वो बिल्कुल ये चुनाव निकाल लेंगे। यहां पे दो केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा का सवाल है, एक तो मनोहर पर्रिकर और दूसरा नितिन गडकरी, जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि गोवा में गोवा में बीजेपी की सरकार वापस आए। तो इन सारी बातों के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा इस बार कि बीजेपी अपने बूते गोवा में फिर एक बार सरकार बना ले, क्योंकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने अभी तक साफ नहीं किया है कि उसकी राह क्या होगी। हालांकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर ये कहते रहे कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन इतना सच है कि आज की स्थिति में ये सारे लोग जो कल तक बीजेपी के साथ थे, वो उनके खिलाफ खड़े हुए। गोवा के जो मुख्य चुनावी मुद्दे रहते हैं, पिछली बार भी हमने ये देखा था कि वहां की पहचान, भाषा, माइग्रेशन, ये सब मुख्य चुनावी मुद्दे। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी की बात से शुरुआत की थी दीपक ने, एक बड़ी खास बात पूछना चाहूंगा, चूंकि आम आदमी पार्टी जो है वो एक बाहरी पार्टी के तौर पर देखी जा रही है, और आम आदमी पार्टी के लिए जो लामबंद, उसकी मुखालफत करने के लिए लामबंद हो गए हैं, वहां की छोटी छोटी पार्टियां हो गई हैं। क्या इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? दूसरी बड़ी बात यह है, मनीष, आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि वहां पर एक मुख्य चुनावी मुद्दा पिछले बहुत दिनों से वहां के बड़े बड़े नेताओं के सेक्सिस्ट कमेंट्स भी हैं। क्या यह सभी असर आपको वहां पर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आप कर रहे हैं राशिद, उसके मुताबिक मुझे जो लगता है, जो मैंने लोगों से बात की है, उसमें ये साफ दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी का अपना एक प्रभुत्व उन्होंने कुछ सीटों पर बनाया है। ऐसा नहीं है कि सारे गोवा में उनका कब्जा है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वो बेहतर कर सकते हैं। अब आपने बात की कि कुछ ऐसी टिप्पणियां थी जिसको लेकर वो राष्ट्रीय खबरें बन गई, अंतर्राष्ट्रीय खबरें बन गई। हालांकि उससे साफ तौर पर, जैसे कि सुधीन ढवलीकर, जो कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के थे लेकिन बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने बिकनी पर कमेंट दे दिया था, जिससे सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था। तो ऐसी कुछ बातें जिससे सरकार को लगता नहीं कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर दिखाई देता है वो है माइनिंग का। माइनिंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर यहां का कारोबार ठप है। यहां की जो आय सरकार की होती थी उसमें काफी कमी आ गई है। तो इन सारी बातों के नजर यहां का उद्योग, यहां का अनएम्प्लॉयमेंट और यहां का विकास, यही 3 मुद्दे होंगे जिनको लेकर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी मुसीबत जो है, वो उनके अपने लोग उनके खिलाफ आज की स्थिति में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने पैनल को एक बार मैं रीइंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा, क्योंकि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में और भी जुड़ चुके हैं। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया लगातार हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी, अवधेश जी भी हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता डॉक्टर अनिला सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। राजीव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा इस नए पैनल में, और शायद मुझे ये सवाल करना भी चाहिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मैं ये नहीं पूछूंगा कि राज बब्बर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, गुलाम नबी आजाद के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ये बताइए कि प्रशांत किशोर के दिल दिमाग में अभी क्या चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक संयुक्त प्रयास उत्तर प्रदेश में 27 साल बाद इसलिए कर रही है कि वो मानती है कि मजदूर, किसान को दाम और नौजवान को काम, ये हमारे मैनिफेस्टो का मेन है, और इसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी जी की जो किसान यात्राएं थी, उसमें 2 करोड़ किसानों ने, 2 करोड़ 34 लाख पूरे किसान है उत्तर प्रदेश में, 2 करोड़ किसानों ने उत्तर प्रदेश में अपने मांग पत्र में अपना कर्ज माफ करने की मांग की है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी जी ये सौंप चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,14,000 करोड़ के ऋण माफ किए हैं उद्योगपतियों के, लेकिन हम मांग करते हैं कि माफ होने चाहिए थे किसानों के। तो अगर हम सरकार बनाते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों के ऋण माफ करेंगे, पहली बात।
दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, नोटबंदी की वजह से जो छोटे व्यापारी हैं और एमएसएमई हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएसएमई है पूरे देश में, जो मीडियम स्केल की जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पे बनारस का जो साड़ी उद्योग है, मिर्जापुर का जो कालीन उद्योग है, आगरा का जूता उद्योग है, कानपुर का चमड़ा उद्योग है, वेस्टर्न यूपी का जो टोटल किसान का एक गन्ने का उद्योग है, वो सारा ध्वस्त हो चुका है। और उन सबको ले आकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हम मुतमईन हैं इस बात को लेकर के कि जब हम किसान को दाम देंगे, नौजवान को काम देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वर्कफोर्स नौजवानों की है, जो 1 करोड़ नौजवान 2017 का जो 12वीं पंचवर्षीय 2017 में खत्म होगी 12वीं राजीव भाई, आपने ये तो बता दिया कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अभी क्या दिल दिमाग में चला ये अभी आपने नहीं बताया। दीपक, बड़ी खास बात पूछना चाहूंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। एक सवाल का जवाब नहीं देंगे। हाँ। क्या गठबंधन करेंगे आप? गठबंधन करेंगे आप? अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे आप? आरएलडी से गठबंधन करेंगे आप? बहुत स्पष्ट है, 403 सीट है विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस अकेले दम पे उसमें चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब गठबंधन नहीं, रही बात संभावना भी नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गठबंधन की कोई संभावना है अभी फिलहाल। दूसरी बात यह है, बहुत स्पष्ट है, हमारे मुद्दा आधारित चुनाव है बिल्कुल, और हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि मुद्दा आधारित चुनाव से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो और देश में ये चुनाव मुद्दा आधारित होने चाहिए। गठबंधन हुआ तो नारा बदल देंगे। राशिद जी, बेहाल उसमें बदलना पड़ेगा। 27 सालों में कितने साल तो समाजवादी पार्टी के ही हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ सरकार के अंदर रही है। हाँ। आप याद करिए, नरेश अग्रवाल वगैरह वगैरह कई सारे मंत्री उस वक्त रहे थे। नहीं, एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग बाग वो जुमले तराशने वाली पार्टी नहीं है कि जैसे अच्छे दिन की बात की, अच्छे दिन चल चुके हैं लेकिन कोहरे और धुंध की वजह से दिख नहीं रहे हैं देश में। ये भी तो जुमला है। और देखिए, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, जिनको नहीं दिख रहा वो देशद्रोही गद्दार है। आर्टिकल 370 देश से खत्म हो चुकी है, जो नहीं महसूस कर पा रहे वो देशद्रोही गद्दार है। कॉमन सिविल कोड देश से खत्म हो चुका है, जो नहीं महसूस कर पा रहे वो देशद्रोही गद्दार है। तो ये राजनीति जो है ना, ये राजनीति लोग बाग समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बाग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बाग। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, नोटबंदी मोदी सरकार की ताबूत में कील ठुकने का काम की, और निश्चित रूप से नोटबंदी एक बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में होगा। खुश होना चाहिए आपको। अनिता सिंह जी? नहीं, मैं अभी राजीव जी की सारी बातें सुन रही थी, दीपक जी, और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस अभी भी बेहद कंफ्यूज है कि ये केंद्र का चुनाव लड़ने जा रही है कि प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी की क्या क्या कमियां रही हैं पूरे टेन्योर में। पूरी बात ये इर्द गिर्द घूम रही थी नरेंद्र मोदी जी की। तो मुझे संतुष्टि हो रही है कहीं ना कहीं कि अगर पूरी बात कांग्रेस जो है नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द घुमा रही है, तो इनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा हौवा बनकर सामने खड़ी हुई है। और हौवा कब बनता है? जब जनता जिस नेता के साथ, जिस राजनीतिक दल के साथ खड़ी हुई होती है, तो बाकी राजनीतिक दल जो है वो बेहद परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे इनको समाजवादी पार्टी की कोई भी कमी नजर नहीं आई। ऊपर से ये कहते हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये बोल रहे हैं और ये जो सोच रहे हैं, या इनकी पार्टी के अंदर जो भी इनकी सहमति हुई है समाजवादी पार्टी के साथ, वो यहाँ पर ये दर्शा नहीं पा रहे हैं। जो भी इनके राजनीतिक बंधन होंगे, मैं यहाँ पर उस पर क्या टिप्पणी करूं। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश की जनता, जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश के विषय में अगर मैं बात करती हूं, तो अभी राजीव जी ने कहा कि बहुत जागरूक है, बहुत समझती है, सबको जानती है। तो वो ये जानती है कि पता नहीं किस हक से राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ प्रदेश में आ गए तो वो लोन माफ कर देंगे। अरे, केंद्र में बैठे हुए थे, जो नेशनल बैंक से लोन लिए हुए थे किसानों ने, उनको क्यों नहीं माफ किया? तो ये कथनी और करनी में इनका इतना अंतर है। इन्होंने आंकड़े गिना दिए कि उत्तर प्रदेश में कितने किसान हैं। अगर राहुल गांधी जी से मैं ये पूछ लूं कि आप किसानों के विषय में कितना जानते हैं, खेती के विषय में कितना जानते हैं, तो उनका उत्तर ये होगा कि आलू की फैक्ट्री। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, केवल जो पीके जो उनको एक रोड मैप बना के दे देते हैं या लाइनें बना के दे देते हैं कि भाई ये पढ़ दीजिएगा, हाँ, वो थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो जाती हैं, तो इस प्रकार के बयानात राहुल जी के आ जाते हैं कि एक हंसी का मटेरियल जो है सोशल मीडिया पे चल जाता है। ठीक है, इतने सारे जो टेंशन में कुछ ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी वजह से हम थोड़ा हंस लें, क्योंकि हम बहुत ही संजीदगी से इस चुनाव को ले रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या बाकी 4 राज्यों में हो रहा हो। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं राजीव शर्मा के पास। राजीव शर्मा हमारे सहयोगी हैं, गुरदासपुर से जुड़े हुए हैं। पंजाब में चुनावी सुगंध क्या कहती है? राजीव, क्या कहते हैं वहां के लोग? दीपक, यहाँ पर इस वक्त मैं
इस वक्त माझा इलाके में हूं। गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर कलानौर में खड़ा हूं। एक चीज शुरू करने के पहले बोलूंगा कि ये वो जगह है जहां पर अकबर की ताजपोशी हुई थी। माझा और दोआबा में जो मैं देख पाया हूं इस दौरान, अकालियों ने बेसिक तौर पर कस्बे और गांवों में ज्यादा काम किया है। 2 रुपए किलो कनक यानी गेहूं और 20 रुपए किलो दाल और साथ में ट्यूबवेल का कनेक्शन फ्री, 1.5 लाख रुपए छत बनाने के लिए, यानी जो तबका वोट देने के लिए निकलता है वहां पर अकालियों ने सीधे लगातार काम किया इतने सारे दिनों में। तमाम पार्टियां यहां पर आई। अब सीधे लोगों के पास चलता हूं कि अब जब चुनाव जाब्ता लग चुका है यानी आचार संहिता लग चुकी है यहाँ की भाषा में, तो अब लोग मुद्दों पर कितना खुल के बोल रहे हैं। इश्यू क्या है कलानौर गुरदासपुर के? इशू बहुत बढ़िया है, काम भी अकाली दल ने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसमें क्या है कि जो बीजेपी की थोड़ी टांग अड़ाती होती है ना, वो बहुत माड़ी है। हम भी अभी भी यही बोलते हैं कि आने वाले समय में वोट अकाली दल को ही मारी जाएगी, चाहे वो जहाँ का सुच्चा सिंह नगाह हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे उसका कोई भी बाईवाल आ जाए, वोट हम उसको देंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो टांग गरीबों के लिए बहुत माड़ी तरह से चल रही है। यहाँ तो लोग ये दावे कर रहे थे कि यहाँ पर करप्शन फैल गया है, ड्रग्स का इश्यू है, नोटबंदी है, जॉब नहीं मिल रही। सर ये गल तो सही है, क्योंकि जो भी मजदूर है इस वक्त मजदूर वेले हो गए, काम किसी के पास नहीं है, पैसा होगा तो काम आऊगा। दुकानदार है, दुकानदार के किसी पास नहीं दे, इतने रास इस तरह होंगे, कोई गल नहीं है। इतने वेलो यहाँ से 5 आपके कांग्रेस के एमएलए रहे हैं गुरदासपुर जिले से और 2 रहे हैं आपके अकाली के, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी कितनी आप तय मानते हैं? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 10 सालों में कुछ नहीं किया, क्योंकि सर उसने ता नहीं किया क्योंकि उसकी वजारत नहीं ऊपर, क्योंकि अकालियों की वजारत थी, कांग्रेस के पास कुछ नहीं था। अकालियों की वजारत यहाँ नहीं, अकालियों की वजारत थी। दीपक, गुरदासपुर जिले में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिसमें से 5 कांग्रेस के पास है और 2 अकालियों के पास है। हालांकि माझा का इलाका है और यहाँ के गाँव कस्बों में अकालियों का खासा जोर है, दोआबा और माझा में बहुत ज्यादा जोर है। हालांकि मालवा में शहर की बात करता हूँ तो कंफ्यूजन है, तो लेकिन यहाँ पर लोग सीधे ये बात कह रहे हैं कि वोट अकाली पर जाएगा। हालांकि ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस काम नहीं कर रहा। हाँ, 2 और चीजें जरा लोगों से पूछिए। आम आदमी पार्टी की हलचल को पंजाब में लोग किस तरह से देखते हैं, और 3 बड़े अहम मुद्दे हैं पंजाब के अंदर। एक SYL कैनाल का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है और किसानों की सुसाइड का मुद्दा है। इन सब नजरिए से पंजाब का वोटर्स क्या कहता है? लोगों से बात कीजिए। इस लोगों से भी बात करूंगा राशिद, लेकिन यहां पर एक बात आपको बता दूं, मैंने कई जगह बात करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी को यहां पर शहरों में जरूर समझा जा रहा है, कस्बों और गांवों में इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जो जड़ पर जरूरत होती है रोटी की और दाल की, वो पूरी कर रही थी अकाली यहां पर। खैर, आम आदमी पार्टी लगातार यहां पर दावा ठोक रही है। आप आम आदमी पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं? सर, आम आदमी पार्टी जो है, इसका जो कैंडिडेट है दिल्ली वाला, वो RSS का है। हम आम आदमी को पंजाब में इस करके चंगा नहीं समझते। ये अलग बात इन्होंने कही। खैर, मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ। एक बात जो इसने कही सही गई, वो उन्होंने क्या कहा वो आपको पता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दावे में यहाँ पर कलानौर में, गुरदासपुर में कितना दम है? कम है, अकाली से कम है। क्यों? बस बेस न्यूज का SYL कैनाल का मुद्दा है, सतलुज, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो मालवे में होगा। आप क्या यहाँ गुरदासपुर के रहने वाले हैं? हाँ। आम आदमी पार्टी के बारे में जानना चाहूंगा, उसका कितना यहाँ पर जोर आपको नजर आता है? फिर मैनू तो कोई पता नहीं आया, झूठ मारा कोई, क्योंकि ये कह रहे हैं महीनों से पता नहीं, झूठ बोल रहे हैं। खैर, जो जगह पर यहाँ पर जो बात है, देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में जो पंजाब पीपल्स पार्टी थी मनप्रीत सिंह बादल की, करीब करीब वैसा ही हाल ना हो जाए। हालांकि शहरों में जरूर कंफ्यूजन जैसी स्थिति है। कांग्रेस की भी बात होती है, अकाली की भी बात होती है, आम आदमी पार्टी की भी बात होती है। दोआबा और माझा करीब करीब इस बात को ऐसा लगता है यहाँ पर कि लोग जरूरतों को लेकर अपना माइंडसेट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई एक चीजें हैं। ट्यूबवेल का कनेक्शन अगर किसानों को फ्री दे दिया जाए, वो जरूरत है क्योंकि पानी मिल रहा है। नहरें यहाँ पर हैं, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। आप समझ लीजिए, अगर 100 किलो गेहूं एक गांव का आदमी अपने घर में डलवाता है तो उसको 200 रुपए पड़ते हैं। वो उसकी रोजी रोटी का, उसकी दाल रोटी का एक हिसाब होता है। 20 रुपए किलो दाल यहाँ पर दी जा रही है। घर की छत अगर टूट गई है, 1.5 लाख रुपए अकाली सरकार दे रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ
कि अकाली लगातार गांव कस्बों पर अपने निशाने पर लिए रहे और वहां पर चुपचाप काम करते रहे, चुपचाप काम करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पुलकित नागर के पास, जो कि आगरा में मौजूद है। पुलकित, आगरा के लोग अखिलेश यादव ने जो पार्टी के अंदर कू किया है, जो तख्ता पलट किया है, उसके बारे में क्या सोचते हैं और उनके हिसाब से कौन से बड़े मुद्दे हैं इन चुनाव? दीपक जी, आगरा में पेठा मशहूर है और मिठास की जो कमी समाजवादी पार्टी में हुई है उसका असर यहाँ नजर आ रहा है। आप लखनऊ से ही हैं और समाजवादी पार्टी का तो आजकल दंगल चल रहा है लखनऊ की सड़कों पर। हाँ, वो तो चल रहा है। तो असर पड़ेगा क्या इसका? बिल्कुल पड़ेगा। तो आप इस पूरे के पूरे चुनावी माहौल में किन मुद्दों के साथ किससे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? अखिलेश ही आगे बढ़ रहे हैं। वजह ये यूथ है, डेवलपमेंट किया है, लखनऊ का ओवरऑल यूपी का डेवलपमेंट हुआ है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उनके पीरियड में, इस वजह से अखिलेश को उम्मीद है। अगर बीजेपी कोई चेहरा उतारती है, जैसे यूथ की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा यूपी चुनावों पर, जिसकी घोषणा आज हो गई? अभी तक तो उतारा ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन है उसके अंदर। इसमें तो 4-6 जो नाम आ रहे हैं उनके दिखाई दे रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि उनका कोई, इसमें तो 4-6 जो नाम आ रहे हैं उनके दिखाई दे रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि उनका कोई असर पड़ने वाला है उन लोगों पे। ठीक है पुलकित, एक मिनट आपको रोकेंगे। चुनाव के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। सब लोग वेट कर रहे थे कि किस दिन कोड लगेगा और किस दिन वो खुल के सामने आएंगे। बहुत लोग कहते थे जी एक बार कोड लगने दो फिर दिखाते हैं। तो आज लोगों का वो, आज के बाद लोग हजूम में पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब लोग बहुत खुल के बिना डर के सामने आएंगे। उस वजह से गोवा के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जो बेईमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्र हैं, बेताब हैं। उनके लिए भी अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया है जब उनको गोवा के अंदर ईमानदार सरकार मिलेगी। अरविंद जी, 20,000 ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं पंजाब में जो जेलों के बाहर हैं, उनको जेलों के अंदर होना चाहिए था। अभी नाबालिग कांड हुआ, उसमें जो लोग भागे थे वो अभी तक पकड़े नहीं जा सके। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एक बड़ा कंसर्न होगा, बड़ी चिंता की बात होगी इन चुनाव? चिंता की बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी उसके साथ पूरी सख्ती के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाएंगे। मैं अपील भी करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का यहां पे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि इस तरह के जो तत्व हैं उनको गड़बड़ करने से रोका जा सके। ये कहा जा रहा था, सबसे ये कहा जा रहा था कि जो भगवंत मान है वो कह रहे थे कि सीएम कैंडिडेट जो है आम आदमी पार्टी अनाउंस करेगी। आज चुनाव के बाद करेंगे। क्या भगवंत जी हो सकते हैं सीएम कैंडिडेट? आपको बता देंगे जब एमएलए डिसाइड करेंगे, एमएलए सारे डिसाइड करेंगे। 4 तारीख को गोवा और पंजाब के चुनाव एक साथ है, कैसे मैनेज करेंगे? आप स्टार कैंपेनर हैं, आप कैसे दोनों जगह जाएंगे? ये सर चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव जनता लड़ रही है ये वाला। एक मिनट में इनकी बात पूरी कर दूं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव जनता लड़ रही है। जनता केवल तैयार नहीं है, जनता बेसब्र है। आम आदमी पार्टी को जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हम तो ये भी तैयार हैं कल करा लो चुनाव, उसके लिए भी तैयार हैं। इनफैक्ट बाकी पार्टियां तैयार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। ये बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा। बस